नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जो शिक्षण अभिरुचि की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरी श्रृंखला है। अगर आपने पहले के जो वीडियो वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। शिक्षण विषमता के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन, उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न स्तरीय कर्मचारियों को आदेशित करना किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है। देखिए हमने तीन प्रकार के संप्रेषण के प्रकार पढ़े थे, एक अधोगामी, एक ऊर्ध्वगामी और एक समतल। ऊर्ध्वगामी में होता है जो अधोगामी संप्रेषण है उसमें होता है कि जो ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं वो नीचे वाले अधिकारियों को आदेशित करते हैं, तो वो संप्रेषण का प्रकार आता है अधोगामी। ऊर्ध्वगामी होता है नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला। नीचे जो निम्न स्तरीय जो कर्मचारी है वो उच्च स्तरीय कर्मचारी को जो संदेश पहुंचाते हैं वो आता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के अंतर्गत। अधोगामी संप्रेषण का मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला संदेश, नीचे की ओर जाने वाला, और ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला। समतल का मतलब होता है जो समान स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके मध्य जो संप्रेषण होता है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो आता है समतल संप्रेषण के अंतर्गत। और सांकेतिक जो संप्रेषण होता है उसके अंदर जो इशारे होते हैं या जो मुख मुद्राएं होती हैं वो सब आते हैं सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत। सांकेतिक संप्रेषण होता है वो अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार होता है। अशाब्दिक संप्रेषण का ही एक प्रकार होता है। तो प्रश्न है कि उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न स्तरीय कर्मचारियों को आदेशित करना किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो अधोगामी संप्रेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखो कम्युनिकेशन जो शब्द बना है वो बना है कम्युनिकेट शब्द से, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कम्युनिकेट शब्द से हुई है, कम्युनिकेट शब्द से हुई है। और यह शब्द किस भाषा का है, यह शब्द लैटिन भाषा का है। ध्यान रखना, लैटिन भाषा से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है कॉमन। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट से, और ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, और इसका अर्थ क्या होता है, कॉमन। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण जो प्रक्रिया है उससे संबंधित। संप्रेषण प्रक्रिया है एक गत्यात्मक प्रक्रिया, गत्यात्मक कह दो या निरंतर प्रक्रिया, या फिर इसे इंग्लिश में कह देते हैं गत्यात्मक को डायनेमिक प्रोसेस। अगला ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया और उद्देश्य युक्त प्रक्रिया। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। अगला है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक संबंध बनाना संप्रेषण का एक उद्देश्य होता है, तो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया भी है। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, देखो संप्रेषण का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। हो सकता है इसका उद्देश्य सूचना देना हो या सूचित करना हो, या इसका उद्देश्य हो सकता है कि सुझाव देना हो या सलाह देना हो, या फिर अधिगम भी इसका उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा व्यवहार जो परिवर्तन है वो भी इसका उद्देश्य हो सकता है। तो संप्रेषण को एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया भी है और एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया भी है, और इसके अलावा गत्यात्मक प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया तीनों प्रकार की प्रक्रिया होती है, गत्यात्मक प्रक्रिया भी, सामाजिक प्रक्रिया भी, और एक प्रकार की उद्देश्य युक्त प्रक्रिया भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन का संबंध किससे होता है। कूट लेखन को इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग। संदेश होता है उस संदेश को भाषा प्रदान करना या संकेत प्रदान करना क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। तो देखो संदेश को संकेत प्रदान करने से या संकेतिक जो संदेश है उसके संप्रेषण से या संदेश को समझने से या प्रतिपुष्टि से। तो प्रतिपुष्टि तो होती है उस ग्राही की जो प्रतिक्रिया है, ग्राही की जो प्रतिक्रिया है उसे कहा जाता है प्रतिपुष्टि या फीडबैक।
इसी का दूसरा नाम है फीडबैक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। संदेश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो होती है प्रतिपुष्टि। संदेश को समझना, संदेश में संदेश होता है वो सांकेतिक होता है, उसे भाषा दी जाती है, उस भाषा को समझना कहलाता है डिकोडिंग, उस भाषा को समझना कहलाता है डिकोडिंग। अगला है सांकेतिक संदेश के संप्रेषण से या फिर संदेश को संकेत प्रदान करने से। देखो जो प्रेषक होता है या तो सेंडर होता है, सेंडर होता है, उसके पास जो भी संदेश होता है या जो मैसेज होता है, उस मैसेज को सांकेतिक रूप में जो ग्राही है उस तक पहुंचाता है, तो वो उसे भाषा प्रदान करता है, उस भाषा में संकेत होते हैं जिसको डिकोड करता है ग्राही। तो इसी प्रक्रिया को कह देते हैं कोडिंग। इस संदेश को संकेत प्रदान करने का संबंध किससे है? कोडिंग से या कूट लेखन से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण चक्र में ग्राही की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी हम देख चुके संप्रेषण चक्र में जो ग्राही कौन होता है? ग्राही होता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है जो संदेश होता है उस संदेश को प्राप्त करने वाला या डिकोड करने वाले क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। तो देखिए माध्यम होता है संप्रेषण का जो माध्यम है, संप्रेषण को संप्रेषित करने या आगे पहुंचाने का जो माध्यम होता है या जो साधन होता है उसे माध्यम कहते हैं। आगे हमारा कूट लेखन को अभी हम देख चुके कोडिंग। ये जो संदेश होता है उसे भाषा प्रदान करना या उसे सांकेतिक रूप देना कोडिंग कहलाता है। अगला है डिकोडिंग। जो ग्राही है वो उस संदेश को समझ ले या जो उसे संकेत दिए उन संकेतों को समझ ले या उस भाषा को समझ ले, उसका अर्थ निकाल ले, तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। प्रतिपुष्टि या फीडबैक से कहते हैं जो ग्राही की जो प्रतिक्रिया है, संदेश प्राप्त करने के बाद ग्राही की जो प्रतिक्रिया है वो फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण जो प्रक्रिया है या संप्रेषण जो चक्र है उसका सही क्रम क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम है, पहला है प्रेषक, फिर माध्यम, संदेश, ग्राही और प्रतिपुष्टि। अगला है प्रेषक, माध्यम, संदेश और ग्राही फिर प्रतिपुष्टि, या प्रतिपुष्टि, प्रेषक, माध्यम, संदेश और ग्राही। तो देखिए सबसे पहले आता है संप्रेषण या जो संदेश है उसको भेजने वाला, उसके बाद संदेश आता है, फिर आता है उस संदेश को भेजने का जो माध्यम है वो क्या है, फिर आता है माध्यम, उसके बाद आता है ग्राही और उसके बाद आता है फीडबैक या प्रतिपुष्टि। तो फीडबैक है वो अंतिम प्रक्रिया है संप्रेषण की। ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। अब इनमें से जो ऑप्शन है कोई सा मैच नहीं हो रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का जो सही, संप्रेषण चक्र का जो सही क्रम होता है या प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है वो इसी प्रकार होता है, और इस संदेश को प्रेषक क्या करता है? कोडिंग करता है, और ग्राही क्या करता है? इसे डिकोड करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रत्यय के अंतर्गत संदेश को पढ़ना तथा अर्थ निकालना संबंधित है। एनकोडिंग या फीडबैक या डिकोडिंग या मीडियम। देखो एनकोडिंग या कोडिंग तो कहते हैं जो कूट लेखन है, इसे ही कूट लेखन कह देते हैं। वो कहते हैं संदेश को भाषा प्रदान करने या सांकेतिक रूप देने को एनकोडिंग कहते हैं। फीडबैक होता है ग्राही की जो प्रतिक्रिया है, हमारे संदेश को प्राप्त करने के बाद ग्राही की जो प्रतिक्रिया है वो आती है फीडबैक के अंतर्गत। और डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होती है कि ग्राही उस संदेश को किस अर्थ में पढ़ रहा है, किस अर्थ में समझ रहा है या क्या अर्थ निकालता है, वो आती है डिकोडिंग के अंतर्गत। और मीडियम वो साधन होता है जिसके माध्यम से जो संप्रेषण के अंतर्गत संदेश भेजा जाता है वो साधन आता है मीडियम या माध्यम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण संप्रत्यय के अंतर्गत जो संदेश को पढ़ना तथा उसका अर्थ निकालना या अर्थपूर्ण समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संप्रेषण की जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं वो है
सौर कोलाहलपूर्ण वातावरण, तो ये तो जो भौतिक वातावरण है या चारों उसका जो परिवेश है उससे संबंधित है, तो ये जो बाधाएं आती है वो आती है भौतिक बाधाएं के अंतर्गत। भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं। इसके अलावा स्पष्ट उच्चारण तथा, ये गलत लिखा गया, तथा तीव्र उच्चारण, स्पष्ट या तीव्र उच्चारण, अस्पष्ट तथा तीव्र उच्चारण, ये आती है भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं। उच्चारण का संबंध भाषा से ही है, तो भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं उनमें ये आती है। इसके अलावा उचित माध्यम का अभाव, ये माध्यम संबंधी बाधाएं हैं, और पूर्वाग्रह, अरुचि, ये सब मनोवैज्ञानिक जो बाधाएं हैं उनके अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बाधाएं जो संप्रेषण की जो थ्योरी की जो क्लास उसमें पढ़ाई गई है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अगला है संप्रेषण एक प्रकार का कौशल होता है। संप्रेषण एक प्रकार का कौशल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जन्मजात होता है या अर्जित किया जाता है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण कौशल है वो अर्जित किया जाने वाला कौशल है, न कि ये जन्मजात होता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी वातावरण के अनुसार इसे अर्जित किया जा सकता है, न कि ये जन्मजात। ध्यान रखना, संप्रेषण जो कौशल होता है वो अर्जित किया जाने वाला कौशल है। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि भाषा जो कौशल है, भाषा है वो अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है, तो भाषा भी अर्जित की जाती है। संप्रेषण के साथ साथ ध्यान रखना कि भाषा भी अर्जित की जाती है। इसके अलावा जो अधिगम है वो भी अर्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह की एक स्तर की विभिन्न अधिकारियों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होना। तो ये देख चुके पहले, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, समतल संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण। तो समतल जो संप्रेषण है, हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है, उसके अंतर्गत क्या होता है, एक ही समूह होता है और एक ही स्तर के विभिन्न अधिकारियों के मध्य क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है। जो होने वाला जो संप्रेषण वो किस प्रकार का संप्रेषण कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या समतल संप्रेषण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के उद्देश्य नहीं है अधिगम को समझयुक्त बनाना, बिल्कुल है। समझयुक्त बनाना या अर्थयुक्त बनाना बिल्कुल इसका उद्देश्य है। या अधिगम भी इसका उद्देश्य है। या सूचित करना, किसी को सूचना देना इसका उद्देश्य हो सकता है, सूचना देना या सलाह देना। या व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह भी इसका हो सकता है। सर्वांगीण विकास करना, देखो सर्वांगीण विकास करना संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है, इसके द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या देखना नहीं है पूछा है, अगर है तो ये तीनों जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की भाषा संबंधी बाधाएं हैं। तो बाधाएं पहले हम देख चुके, कोलाहलपूर्ण वातावरण और यंत्रों का अभाव। तो ये हमारे जो भौतिक जो वातावरण है उससे संबंधित बाधाएं हैं, तो भौतिक बाधाएं हैं। तो इसके अलावा पूर्वाग्रह और अरुचि, ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। किस प्रकार की बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। इसके अलावा अस्पष्ट उच्चारण और तीव्र प्रवाह है। प्रवाह होता है एक वाक्य बोलने के बाद दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य के बीच कितना अंतर है। आप लगातार बोलते जाएंगे तो संप्रेषण के अंतर्गत कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रवाह है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो अस्पष्ट उच्चारण और जो तीव्र प्रवाह है इसका संबंध होता है भाषा संबंधी। उच्चारण का संबंध भाषा से ही तो है। भाषा संबंधित जो बाधाएं हैं उनसे होता है। तो पूछा भी है कि भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं वो कौन सी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।